हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। मतलब किसी चीज को पुल करना वो पुश करने से ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हम कैसे इसको देखेंगे? तो ये मान लीजिए कि एक सेगमेंट है पुलिंग का और दूसरा है पुशिंग का। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस सरफेस पे क्लेज है। ठीक है, इसको हम F फोर्स अप्लाई करके तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, जिससे इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। और वहीं पे हमारा पुशिंग का केस है। क्या है पुशिंग? है कि हम एक ऑब्जेक्ट है उसको जो है पुश कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई करके। दिस फोर्स इज F और ये भी F है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, पुश हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। ठीक, तो अब हम मान लीजिए कि इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू है। ठीक, अब इसका वेट मान लीजिए मास m है, तो नीचे की तरफ काम करेगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी वही चीज, वेट सेम बॉडी है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम इसको जब रिजॉल्व करेंगे इस F फोर्स को, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा F cos थीटा और यहाँ पे आपको मिलेगा F sin थीटा। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए हॉरिजॉन्टल में आपको मिलेगा F cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा F sin थीटा। ठीक है, अब F cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पांसिबल होगा। तो बॉडी इधर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पे भी F cos थीटा जो है इसको आगे की तरफ मूव कराएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पाएंगे कि हम लिमिटिंग वाला केस लेके चल रहे हैं कि बस जस्ट ये मूव करने के लिए अभी मूव कर जाएगा, तो लेकिन मूव नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से F cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो यहां पे आपको जो है आपको मिलेगा N प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू M into G। ओके, तो यहां से आप देखेंगे कि N आपका जो मिलेगा वो होगा mg माइनस F sin थीटा। ओके, ये बात समझ में आ रही? यहां पे आप देख लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको मिलेगा F cos थीटा दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मिलेगा N इज इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा। ओके, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहां पे देखेंगे N इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा और इस वाले केस में देखेंगे तो दोनों ही के केस में, एक में पुलिंग का केस है, दूसरे में पुशिंग का केस है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस F sin थीटा मिल रहा है और यहाँ पे N इज इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है ये मिल रहा है और इस पुशिंग के केस में नॉर्मल रिएक्शन आपको ये मिल रहा है। क्लियर है ये बात? तो अगर हम कंपेयर करें तो इसको हम नाम दे दें n ना देके इसको n1 दे दें और इसको n2 नाम दे दें। ठीक, तो
यहाँ से आपका जो है N2 ग्रेटर देन आपको क्या मिलेगा, N1 मिलेगा। मतलब पुशिंग के केस में जो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो पुलिंग के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ से जो है, ठीक है, जो पुशिंग का केस होगा उसमें जो फ्रिक्शन आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, और इसमें पुलिंग के केस में जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा जो कि मोशन को अपोज करेगा वो कम मिलेगा। तो इस वजह से आपका जो पुलिंग है वो क्या होता है, पुशिंग से इजियर होता है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें आपको करना कुछ नहीं था, मैंने पैरेलली दोनों एक साथ इसलिए दिखाया है कि जिससे आपकी जो समझ हो या चीजें ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका यूज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को दिखा दिया है। तो ऐसे जहां पे भी, ये तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, कोई लॉन रोलर हो या कोई रोलर हो, कहीं पे भी पुशिंग या पुलिंग का केस आता है, बस आपको उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और वहां पे हमको ये दिखाना है या दिखाना क्या, वो अपने आप आ जाएगा कि पुलिंग के केस में नॉर्मल रिएक्शन उस ऑब्जेक्ट पे कम मिल रहा है और पुशिंग के केस में ज्यादा मिल रहा है। तो जहां ज्यादा है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा अपोज करेगा, मतलब वहां पे आपको उसको मूव कराना ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, और वो टॉपिक है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। इसकी बात करेंगे, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। इसका मतलब, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग ये समझ सकते हैं। देखने में तो फ्रिक्शन क्या है, एक बहुत ही नेगेटिव चीज दिखती है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेज हैं, एडवांटेज, ठीक है, और कुछ जो है उसके डिसएडवांटेज हैं। क्या है? एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो पहले हम लोग जो है एडवांटेज को देखते हैं। पहली चीज एडवांटेज की ये है कि अगर फ्रिक्शन ना होता, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमारा चलना जो है वो क्या होता, पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, हम जब किसी भी सरफेस पे चलते हैं तो हमारे पैर और उस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन ही हमें आगे की तरफ मूव कराता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। आप पाएंगे कि जब काफी चिकनी जगह हो जाती है, जैसे कहीं पे भी काई हुई जमी हुई है, जब आप उस पर चल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप उस पर फिसल जाते हैं। फिसल जाने का मतलब ये है कि आप चल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है, एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है कि हम फ्रिक्शन की ही वजह से क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक, तो वहां पे हमारा फ्रिक्शन जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि जो ब्रेक होती है किसी भी व्हीकल्स की, उसमें जो ब्रेक अप्लाई होता है और हमारी जो व्हीकल रुकती है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन मौजूद ना रहे तो हमारा जो ब्रेक शू है, ठीक है, ठीक है, वो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो है क्या करेगा, रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर ही नहीं रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हम पेन वगैरह से, बॉल पेन वगैरह है, ठीक है, उससे जब हम ऑब्जेक्ट पे मतलब किसी भी सरफेस पे लिखते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की ही वजह से क्या होता है, हम लिख पाते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम कोई बॉल पेन ले ले और इसको, ठीक है, किसी बहुत ही स्मूथ सरफेस पे उससे लिखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि वहां पे वो चीज जो है लिख नहीं पाती है। कभी आपको मौका मिलेगा तो उस पेन का जो वो होता है, पॉइंटर होता है, उसका आप माइक्रोस्कोप पे मतलब बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बॉल नजर आएगी। कभी कभी देखेंगे कि जब उसको रगड़ देते हैं तो वो गिर जाता है, तो आप उससे लिख नहीं पाते हैं। तो बेसिकली होता है कि ये जो रॉड मतलब ये जो बॉल है, पीछे इंक भरी होती है और ये वाला बॉल जो है उस इंक के साथ जुड़ा होता है, और जब आप किसी सरफेस पे जो कि स्मूथ नहीं है तो उस पर जब आप इस पेन को मूव कराते हैं तो बेसिकली ये जो बॉल
घूमता है तो यहाँ पे इंक क्या है लगी हुई है, तो वो पेपर पे आ जाएगी। फिर ऐसे ही करते करते वो क्या होता है, हमारा जो लिखावट है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, सरफेस स्मूथ हो जाएगा, तो फ्रिक्शन एब्सेंट हो गया, उसकी वजह से ये जो बॉल है वो घूम नहीं पाती है, और नहीं घूमने की वजह से आपकी जो इंक है वो पेपर पे नहीं आ पाती है। ठीक है, अब जो हम व्हीकल्स वगैरह का हमारा मूव करता है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो टायर होता है वो चलते चलते जब घिस जाता है तो आप देखते होंगे कि गाड़ी जो है स्किड करती है, फिसल जाती है, फिसलने लगती है। उसके भी पीछे रीजन ये होता है कि आप देखेंगे कि जो पहिया है उसके ऊपर जो हमारा टायर लगा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे, ठीक है, उसमें कटिंग होती है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है सफिशिएंट होता है, और उसकी वजह से हमारी जो व्हीकल्स है वो मतलब प्रॉपरली क्या होती है, रन करती है। ठीक, तो वहां पे भी फ्रिक्शन की वजह से ही आपकी व्हीकल मूव कर रही है। और लास्ट एडवांटेज ये कि जैसे कोई भी रोटेटरी पार्ट है, कोई सी भी मशीन है, उसका जो पार्ट है वो हमें उसको मूव कराना होता है, तो वो भी फ्रिक्शन की ही वजह से आप जैसे आटा चक्की वगैरह में जो मशीनें आप देखेंगे कि इंजन लगा होता है उसमें, ठीक है, पट्टा होता है, वो पट्टा, ठीक है, उस पर लगा होता है, ये मशीन है, ये आपका मान लीजिए आटा पीसने वाली है, वो पीसने वाली है, ये मशीन है, तो आप देखेंगे कि ये जो शैफ्ट है इसमें ये पट्टा चढ़ा होता है, वो पट्टा जो है और इस शैफ्ट के बीच में और इस शैफ्ट और इस पट्टे के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही जो है ये ऑब्जेक्ट जो है या ये मशीन क्या करती है, मूव करती है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि फ्रिक्शन जब कम हो जाता है तो वो स्लिप करने लग जाता है, और उस सिचुएशन में आपकी जो है जो मशीन है वो ऑपरेट नहीं हो पाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो एडवांटेज था, यहाँ पे हमारा क्या है, फ्रिक्शन जरूरी था, मतलब बिना इसके वो चीजें पॉसिबल नहीं है, और वो चीजें पॉसिबल अगर ना हो तो सोचिए क्या होगा, हम चल ही ना सके सरफेस पे तो फिर क्या होगा, सोचिए। अब उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें, तो जब आप डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो पहला जो डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, फ्रिक्शन जरूरी है चीजों को के लिए, लेकिन इसका अपना डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसी फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो मशीनरी होती है उसमें वियर एंड टियर, मतलब उसमें नुकसान होते हैं, जैसे चीजें घिस जाती है, टायर है चलते चलते घिस जा रहा है, मशीन है चलते चलते उसके जो रोटेटरी पार्ट है वो घिस जाते हैं। ठीक है, तो उससे वो कमजोर हो जाते हैं और हमारा नुकसान होता है। तो पहली चीज जो भी मशीनरी है उसमें जो वियर एंड टियर आपको मिलता है वो इसी फ्रिक्शन की ही वजह से होता है। और दूसरी चीज ये है कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम करता है, और वो एक तरीके से हमारा एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग, ठीक है, मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन की जरूरत जहां पे होती है तो वहां पे हमें जो है फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है, और जहां हमारे लिए वो नुकसानदेह होती है वहां पे हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। तो अगर हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, ठीक है, नहीं पहले हम लोग रिड्यूसिंग को देखें। क्या देखें, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग। मान लीजिए हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, वहां पे हमको फ्रिक्शन कम चाहिए, तो पहला हम काम करेंगे, पहला तरीका है कि हम पॉलिशिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे। तो मान लीजिए सरफेस आपका रफ है, पॉलिश कर दीजिए, मतलब उसको स्मूथ कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने से वहां पे जो है फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम ल्यूब्रिकेशन कर दें। क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, तो ल्यूब्रिकेशन का मतलब लुब्रिकेंट ऑयल है। ठीक है, जहां पे भी जिस भी
सरफेस के बीच में हमें जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, वहां पे हम इसको क्या करेंगे, फैला देंगे और उसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। आप देखेंगे कि फर्श पे जहां पे भी मान लीजिए कोई टाइल्स या कोई सा भी फर्श है उस पे आप आसानी से चल रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए सरसों का तेल या ठीक है कोई रिफाइन ऑयल वगैरह गिर गया, तो आप देखेंगे कि जब आप वहां पे जाते हैं तो आप फिसल के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन की वजह से वहां पे फ्रिक्शन क्या हो चुका है, रिड्यूस कर चुका है और वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो आपको आगे चलने दे, तो वो आपको क्या करता है, गिरा देता है। उसके बाद अगला जो तरीका है वो है स्ट्रीम लाइनिंग का। इसका स्ट्रीम लाइनिंग, तो स्ट्रीम लाइनिंग बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई फाइटर प्लेन है, क्या है, फाइटर प्लेन है या कोई मिसाइल है, तो अब आप मिसाइल ऐसे उसका शेप कर दें, ऐसे आप शेप कर देंगे, ठीक है, तो जब चूंकि भाई इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो एयर के कांटेक्ट में होता है, क्या होता है, जब वो चीज आगे बढ़ रही होती है तो ये और ये एज अ बॉडी और एयर उनके बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आता है इस ऑब्जेक्ट में, और ये फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो क्या करता है, हीट के फॉर्म में इस पोर्शन को क्या करता है, गर्म कर देगा और उसकी वजह से उसमें डैमेज होने के क्या चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कोई भी सैटेलाइट वगैरह जब लॉन्च करी जाती है या कोई फाइटर प्लेन इसकी स्पीड जो है ज्यादा होती है, तो वहां पे आप देखेंगे कि अगला जो हिस्सा होता है क्या होता है, उसको हम लोग नुकीला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नुकीला बनाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। बुलेट ट्रेन को आप देखेंगे, आपकी नॉर्मल ट्रेन ऐसी होगी, लेकिन बुलेट ट्रेन आप देखेंगे ऐसे हो दिखेगी। तो ये जो पोर्शन है ना, जो अगला है, जो ये आपको दिख रहा है, इसको इस शेप में दिया जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। और स्ट्रीम लाइनिंग की वजह से आपका फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, और आखिरी जो मेथड है जिसकी वजह से आप उसको रिड्यूस करते हैं वो है बॉल बेयरिंग का यूज करके। आप देखेंगे कि बेयरिंग या बॉल बेयरिंग, ठीक है, वो जैसे होता है उसके बीच में ऐसे क्या होते हैं, छर्रे लगे होते हैं, और इसको जब आप यूज कर लेंगे मान लीजिए जहां पे भी, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट अमाउंट में जो है रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ मेथड थे जिनकी हेल्प से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला क्या था, पॉलिशिंग था, दूसरा आपका जो है लुब्रिकेशन था, तीसरा स्ट्रीम लाइनिंग थी, और चौथा बॉल बेयरिंग का यूज करके। अब हमको रिड्यूस नहीं करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज। मान लीजिए कि जैसे आपने देखा भी होगा कि आपका बारिश हो गई, क्या हो गई, बारिश हो गई, तो आप देखेंगे अगर कच्चा रास्ता है तो वो स्लिपरी हो जाता है, दैट मींस कि फ्रिक्शन क्या हो गया, वहां पे कम हो गया। लेकिन आपको चलना है तो चलने के लिए भाई आपको फ्रिक्शन एक सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, लेकिन वहां मिल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए आप वहां पे क्या है कि जो सैंड है, बालू है, उसको वहां पे फेंक देंगे और उस रास्ते के ऊपरी हिस्से पे आपका क्या होगा, बालू वाली या बलू मिट्टी उसको हम डाल देते हैं, तो जिससे कि हमारा क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। बर्फीले इलाकों में जब बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ में चलना जो है मुश्किल होता है, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, सैंड को बिछा देते हैं। तो सैंड को बिछा के जो है आप क्या कर देंगे, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देंगे। और एक और तरीका है, मान लीजिए कि जैसे आपका जो टायर है, ठीक है, तो टायर है और सरफेस है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करना है, तो हम जो टायर है उसकी थ्रेडिंग कर देते हैं, उसको ऐसे एक स्पेशल पैटर्न में हम उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो घर पे जाइएगा और मतलब अपने टायर को देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे एक तरीके की कटिंग करी होती है, जिस और उसकी वजह से आपका जो है फ्रिक्शन क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम ट्रेडिंग ऑफ टायर्स बोलते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही।